सुप्रभात बच्चों, आप सभी को पुनः स्वागत है हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 16 पानी की कहानी पाठ में। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र तिवारी जी। उन्होंने इस कहानी को वैज्ञानिक ढंग से तथा साथ साथ कल्पनात्मक तरीका से पानी को मानवीकरण करते हुए उन्होंने वर्णन किया है। पानी अपनी कहानी अपने ही जुबान से सुना रही है। वे अपनी पूरी जीवन लीला लेखक को वर्णन कर रही है। जब वह बैर के पैर से लेखक के हाथ पर गिरती है तो उसका खुशी का ठिकाना न रह जाता है। लगता है कि मैं अब स्वतंत्र हो गई हूँ और अपना कहानी लेखक को वर्णन करने लगती है और वो बताती है कि वह उस बेर के पैर पर कैसे आई और क्या क्या दर्द को उसने इस पैर के अंदर बर्दाश्त की है। वह कहती है कि मुझसे आगे भी मेरे एक बंधु थे इस बैर के पैर के तन्ने में नशे में, और मेरे पीछे भी पैर एक नए बंधु को खींच रहा था और मैं बीच में हो गई थी और मेरी स्थिति बहुत ही भयावह हो गया था। मैं दोनों तरफों से पीस रही थी बीच में। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। मैं लगभग 3 दिनों तक यह सांसत भोगती रही। सांसत माने कष्ट। तो पानी कह रही है कि मैं लगभग 3 दिनों तक इस कष्ट को भोगती रही, झेलती रही, जो कि उसके आगे भी एक बंधु है, उसके पीछे भी है, वह बीच में है, वह दबी हुई है। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान ही नहीं है। मैं तो अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी थी। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद बैठी। पानी अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए वह उस तन्ने में कशमकश हो रही थी। वह उस दोनों से पीस रही थी बीच में, जहां से वह निकलने की रास्ता ढूंढ रही थी और जैसे तैसे उसने वहां से निकलकर पेड़ की बाहरी हिस्से में आ गई और पत्तों पे जाकर पत्ते की नन्ही नन्ही छिद्र में समा गई। वह यह सोचकर बाहर आई थी कि मैं बाहर पत्तों तक पहुंच जाने के बाद सूर्य की किरण से मुझे शक्ति प्रदान मिलेगी उड़ने की और मैं वहां से वाष्प बन ऊपर अंतरिक्ष में चली जाऊंगी और मैं वहां स्वतंत्र हो जाऊंगी। मैं एक स्वतंत्र कण की भांति चारों तरफ इधर उधर घूमती फिरूंगी। लेकिन वह जैसे ही पेड़ के ऊपरी हिस्से पे पहुंचा, पेड़ के पत्तों पे पहुंचा, तब उसे ज्ञात हुआ कि सूर्य जा चुका है, अंधेरा हो चुका है। अब उसे उड़ने की शक्ति कहाँ से मिलता, इसलिए वह अपने मन ही मन पछतावा करते हुए उसी पत्ते की नन्हे नन्हे छिद्र में ही समा गई और ऊपर एक नजर डाली तो असंख्य जल के कण वायुमंडल में उड़ रहा था। उसे लगा कि वहां मेरे लिए कोई स्थान ही नहीं है। अब वह अपने आप को अपने किस्मत पर छोड़ दी और उस पत्ते में सिकुड़ गई। जब लेखक को देखी तब उसे जान में जान आया और वह अपने रक्षा पाने हेतु लेखक के हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भारपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा।
मैंने कहा जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। अब लेखक पानी के इस मोती सी बूंदे को यह विश्वास दिला रहे हैं कि जब तक तुम मेरे पास हो तब तक तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, अर्थात तुम बिल्कुल महफूज हो। तुम्हें मेरी हथेली पर किसी भी प्रकार का डर नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम धैर्यपूर्वक निडर होकर यहाँ रह सकती हो। भैया मुझे इसके लिए भैया तुझे इसके लिए धन्यवाद है। लेखक की इस तरह की बात सुनकर पानी ने लेखक को धन्यवाद दी। मैं जब तक सूर्य न निकले तब तक रक्षा चाहती हूँ। उसका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अर्थात लेखक के दर्द से भी पानी वाकिफ है कि काफी समय तक यदि मैं इनके हथेली पर इसी तरह रहूं तो इनका हाथ दुखने लगेगा। अब लेखक के दुख को दूर करने के लिए पानी कहती है कि भैया मैं आपको अपनी विचित्र जीवन की कहानी सुनाने जा रही हूं, जो कि अनेकों घटना से भरा पड़ा हुआ है। मेरे यह जीवन लीला, जीवन कथा, और यह कहानी सुनने के बाद आपका हथेली दर्द नहीं करेगा, नहीं दुखेगा। अच्छा सुनाओ। लेखक के मन में भी अब आश्चर्य हुआ कि इस पानी की नन्ही सी बूंदे को ऐसी कौन सी जीवन लीला है जो यह कह रही है कि मेरी जीवन भी विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है, भरा पड़ा हुआ है। जरा मैं भी तो सुनूं। लेखक के मन में और जिज्ञासा बढ़ता ही जा रहा था पानी की इस तरह की बातें सुनकर। पानी अपना जीवन लीला आरंभ करती है। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हद्रजन और ओशजन नामक दो गैसें वायुमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। यहाँ हद्रजन का अर्थ है हाइड्रोजन और ओशजन का अर्थ है ऑक्सीजन। तो पानी कह रही है कि मेरे दो पुरखे यानी मेरे जो वंशज है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आप लोग भी जानते होंगे कि पानी का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर करते हैं। हाइड्रोजन के दो हिस्सा और ऑक्सीजन के एक हिस्सा मिलकर पानी का निर्माण होता है। तो पानी अपना वंशज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बता रही है, और ये सूर्यमंडल में कैसे रूप में थे, तो लपेटों के रूप में थे। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेकों ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब वायुमंडल में नहीं हैं? है, उनके वंशज अपनी भयावह लपेटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूसरे एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बड़ा बढ़ता जा रहा था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज्य से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्र मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक आग का गोला थी। तो पानी अपनी पूर्वज के साथ साथ अपनी उत्पत्ति के बारे में भी लेखक को बता रही है। वह अपने जीवन लीला सुनाना प्रारंभ कर चुकी है
और लेखा को कह रही है कि सूर्य मंडल में हमारे पूर्वज रह रहे थे। उनका कहना था कि मेरे पूर्वज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसों के रूप में सूर्य के धरातल पे निवास कर रहे थे। सूर्यमंडल निश्चित पथ पर अपना चक्कर काट रहा था, जो उसका एक निश्चित पथ था उस पे अपना चक्कर काट रहा था। उस ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा था। उस समय ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा था। ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हो रहा था। लेखक ने पानी की बाट को काटते हुए बीच में ही पूछ डाला, अब तुम्हारे पुरखे सूर्यमंडल में नहीं है क्या? बुंद का कहना था कि आज भी उनके वंशज अपनी लपेटों से उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं, अर्थात वे आज भी अपनी लपेटों के रूप में सूर्य के धरातल पर ही हैं। कथाक्रम को पुनः जारी रखते हुए लेखा के सवालों के जवाब देते हुए पानी अपनी जीवन लीला को, अपनी उत्पत्ति की कहानी को आगे क्रमबद्ध रूप से वर्णन करती हुई, बूंद एक दिन की बात है कि बहुत दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा, जिससे उसकी आंखें चौंधियाने लगी। वह पिंड सूर्य की ओर बढ़ता चला आ रहा था। वह सूर्य से कई गुना ज्यादा बड़ा था आकार में। ऐसा प्रतीत होता था कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य छीन भीन हो जाएगा, कई टुकड़ा में बट जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वह ग्रह राज अपना दिशा ही बदल लिया। फिर भी उसकी आकर्षण शक्ति इतना शक्तिशाली था, इतना मजबूत था कि जिसके आकर्षण शक्ति से सूर्य के कुछ भाग टूट गया। उन्हीं टुकड़ों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी भी प्रारंभ में आग के गोला ही थी। बच्चों, जिस रूप में आज आप पृथ्वी को देख रहे हैं, पृथ्वी सदियों से ऐसी नहीं है। काफी प्राचीन समय में पृथ्वी भी आग का गोला था। काफी समय बीतने के बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंड होती चली गई और तब जाकर पृथ्वी पर जीव जंतुओं का जीवन संभव हुआ। तो प्रारंभ में पृथ्वी भी आग का ही एक गोला था। ऐसा, परंतु उन लपेटों से तुम पानी कैसे बनी? अब फिर लेखक के मन में प्रश्न उठा कि उस आग से तुम पानी के बूंद कैसे बन गई, पानी के गोला कैसे बन गई? ऐसा, परंतु उन लपेटों से तुम पानी के बूंदे कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। बूंदे कह रही, मुझे खुद भी पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओसजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने घूम पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती थी, बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर
कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां। बड़े आनंद का कितने दिनों तक? कई लाखों वर्षों तक। कई लाख, हाँ, चौकों नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के पूछने पर कि उन लपेटों से पानी कैसे बना, इस पर असमर्थता जाहिर करती है पानी के बूंदे, और अपने वास्तविक तथ्य को भी सामने रखती है कि हमारा ग्रह क्रमशः ठंडा होता गया। प्रारंभ में तो कहती है कि मुझे भी पता नहीं कि मैं इस रूप में कैसे आई, लेकिन फिर वह आगे लेखक को समझाती है कि पृथ्वी काफी समय बाद ठंड हुआ। मेरी उत्पत्ति हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। उन दिनों मैं अपना वजूद गंवाकर मेरे स्वरूप का गठन किए, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अपना वजूद गंवाकर पानी का निर्माण किया। मैं उनके बाप स्वरूप पृथ्वी के चारों ओर इधर उधर घूमा करती थी। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी रासायनिक प्रतिक्रिया करके पानी का निर्माण किया तो उस समय यह पानी के बूंदे बाष्प के रूप में यह पृथ्वी के ऊपरी भाग में इधर उधर घुमा करती थी। साथ मेरे अनेकों साथी भी बर्फ बने पड़े थे। वे चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर घुमा करती थी। अचानक मेरा होश गायब हो गया। पहले तो वह जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक प्रतिक्रिया करके पानी का निर्माण किया उस समय वह वाष्प के रूप में थी और स्वतंत्र थी। जब वह अपने आप को कुछ दिन बाद ठोस रूप में पाई यानी बर्फ के रूप में पाई तब पानी का होशो हवास नहीं रहा। उसका होश उड़ गया कि मैं इस स्वरूप में कैसे आ गई, और साथ ही साथ अपने आसपास अनेकों साथी भी बर्फ बने पड़े हुए हैं यह भी देखी। चारों ओर बर्फ ही बर्फ था। वहां सूर्य के किरणें से और अधिक सौंदर्य बिखर पड़ता था, यानी सूर्य के किरण जब उस बर्फ पे पड़ता था तो उसकी सौंदर्यता निखर जाता था, अर्थात वह तरल रूप में आ जाता था और चमकने लगती थी। कुछ साथी आंधी के साथ साथ उछलने कूदने के लिए बेकरार थे। लेखक ने उत्सुकता से पूछा कि वह समय तो बड़ा आनंद का रहा होगा। जब आंधी तूफान चलती थी उस समय मेरे कुछ साथियों आंधियों के साथ उड़ने के लिए मचल उठते थे। तो लेखक फिर पानी की बातों को काटते ही हुए बीच में ही कहते हैं, तो वो समय तो तुम्हारे लिए बड़ा ही आनंद का समय रहा होगा। पानी कहती है कि हाँ, यूं ही कई लाख वर्षों तक था। इस बात को सुनकर लेखक चौंका, किंतु उसके कारण का निवारण करती हुई बूंद बताती है कि हमारे लिए 100-2 साल वर्षों का समय दाल में नमक के समान है, अर्थात बहुत ही कम है। लेखक को तो ये कुछ लाख 100-200 वर्षों सुनने में ज्यादा लगा, लेकिन पानी कहती है कि नहीं, मेरे लिए तो यह बहुत ही कम है। लेखक ऐसे दीर्घजीवी से बात करके धन्य हो गया और उनके अंदर बूंद बूंद के प्रति श्रद्धा भाव का अधिक हो गया। लेखक इतनी उम्र वाली दीर्घायु से बातें करके अपने आप को अब धन्य समझने लगे हैं और उसके प्रति अब लेखक के मन में श्रद्धा भाव जग गया है। हमें शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुना रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि मानो हम सरक रहे हो। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि
हमारे भार से भी हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उसके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखने प्रारंभ कर दी और उसके फल स्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। बच्चों, पानी के 3 रूप होता है, ठोस, तरल और गैस। तो पहले पानी प्रारंभ में गैस के रूप में थी, जो पृथ्वी के धरातल पर इधर उधर घूमती फिरती थी, स्वतंत्र रहती थी और वह बहुत ही आनंद उठाती थी। उसके बाद उसका रूप ठोस के रूप में, बर्फ के रूप में परिवर्तित हो गया। अब बर्फ के रूप में परिवर्तित होने के बाद कुछ समय बीतने पर वह अब तरल रूप में परिवर्तित हो गई और तरल रूप में परिवर्तित हो जाने के बाद वह समुद्र के गर्म धाराओं से जा मिली। समुद्र की गर्म धाराओं में जब वह प्रारंभ में मिली तब उसे ठंडक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न किया और शायद उसकी गर्मी सोखने में कुछ समय तक यह कामयाब भी रही, लेकिन समुद्र की गर्म धाराओं में यह खुद भी पूर्ण रूप से पिघल गई। अब यह पूरी तरल रूप में आ गई है और इस प्रकार वह ठोस रूप से पिघलकर अब तरल रूप में आकर समुद्र में जा मिली। तो बच्चों, पानी अपनी समुद्र की कहानी भी आगे कैसे वर्णन करती है वो हम अगले भाग में जानेंगे। तो आशा करती हूँ पानी की कहानी यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।